गवर्नर जो है 70th बीपीएससी मेंस के लिए फेवरेट टॉपिक रहेगा, क्योंकि बार बार न्यूज़ में है और खासकर चांसलर के ऊपर है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है ना चांसलर के का जो रोल है गवर्नर का, उसके साथ साथ रोल ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ये आपका 26 जनवरी का न्यूज़ है 2025 का, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला इंट्रोडक्शन है, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक between the center and the state and play an important role इन इंश्योरिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो देखो गवर्नर जो है ना वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये 1953 नहीं 1935 होगा। ठीक है, देखो उसके साथ साथ द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। तो ये 1935 एक्ट से लिया गया है एंड मेंशन इन द आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आप लिख सकते हो फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, चाहे आप ये भी लिख सकते हो, गवर्नर एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विथ एड एंड एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशन पावर। उनका जो एक डिस्क्रिशन पावर है जिसमें उनको ही एक्ट करना, किसी से सजेशन नहीं लेना है, वो देखेंगे क्या डिस्क्रिशन पावर है उनका। उसके अलावा जो पावर है ना वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो उनको एडवाइस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। जैसे मान लो जितने भी बिहार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको हेड करता है सीएम, और ये लोग एडवाइस देते हैं गवर्नर को और गवर्नर उस हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ये भी एक आपका डेफिनेशन हो सकता है। इसको हम पूरा होलिस्टिक वे में देखेंगे। अब देखते हैं रोल क्या है गवर्नर का। गवर्नर का रोल क्या है, तो चीफ एजुकेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। स्टेट के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होते हैं ये। अपॉइंट करते हैं सीएम को, आप चीफ मिनिस्टर लिखोगे एग्जाम में, ऑन हिज एडवाइस अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये अपॉइंट करते हैं सीएम को और सीएम इनको एडवाइस देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लिस्ट देता है, फिर उनको ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। पार्डनिंग पावर इनके पास है, जो माफी दिया जाता है सजा में। ये डिटेल में गवर्नर का टॉपिक है, लेकिन आप सिर्फ पार्डनिंग पावर लिखोगे। गवर्नर कैन समन एंड डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर समन कर सकता है और डिजॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो आर्टिकल 174 में मेंशन है। ये भी इनका एक क्या रोल है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक कमीशन। पब्लिक कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो इनको यही अपॉइंट करते हैं, जैसे बीपीएससी वगैरह। गिविंग एसेंट और विद होल्ड एसेंट टू द बिल। या तो एसेंट दे सकते हैं बिल पे, या साइन कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, बिल को रोक सकते हैं। तो बिल को, ये भी इनका पावर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी का जो यूनियन टेरिटरी जो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गवर्नर करता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे जिस यूटी के पास सीएम होता है वहां पे एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन नॉर्मल यूटीज में क्या होता है, कौन होते हैं, रोल क्या होता है, गवर्नर का होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो फंक्शनिंग ऑफ जो फंक्शन होता है ना, जो कुछ स्टेट जो वहाँ पे एक एटीडीएस होता है, एटीडीसी होता है, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उसका जो फंक्शनिंग है ना उसका भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं गवर्नर का है। उसके साथ यूनियन टेरिटरीज का जो है ना उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गवर्नर करता है। तो ये रोल ऑफ गवर्नर आपको ऐसे ही याद करना है, सो दैट कि आसान तरीका हो जाता है याद करने का। ठीक है, अब देखो इसका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, जो आर्टिकल 163 में मेंशन है। तो इन केस ऑफ हंग असेंबली हुम टू सिलेक्ट सीएम कैंडिडेट। हंग असेंबली का मतलब होता है क्लियर कट मेजोरिटी किसी को ना मिले। जैसे मान लो बिहार में इलेक्शन हुआ, ना आरजेडी ना जदयू ना बीजेपी, किसी को मैंडेटरी नहीं मिला, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट में भी। मतलब अब देखो, अब जैसे प्रशांत किशोर का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इतना सीट ले आया और उसके बाद क्या बना, आरजेडी को मिल रहा, ना महागठबंधन को मिल रहा, ना एनडीए वाले को मिल रहा है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा है। तो ये किसका, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा गवर्नर की किसको चांस दिया जाए सीएम बनने के लिए। फिर उसको कुछ टाइम दिया जाता है, उसके बाद अपने मेजोरिटी को प्रूव करना होता है। तो ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन गवर्नमेंट लॉस इज मेजोरिटी। गवर्नमेंट अगर चीफ मिनिस्टर जो है ना या गवर्नमेंट जो है ना अपना मेजोरिटी को लॉस कर देंगे, ठीक है, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका डिसमिसल भी यही करते हैं। अब बिल जो है ना, कुछ बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं। जैसे आप हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बिल आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये मैंडेटरी है कि ये बिल रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। तो कोई भी ऐसा बिल जो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के लिए खतरा है,
तो वो कहीं ना कहीं वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के पास भी साइन करने लास्ट में आता है ना, तो ये ध्यान पे रखना है। रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन यही देते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, तो ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर, ये आपको ध्यान पे रखना है। व्हाट आर द इशू विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्या इशू है गवर्नर के पोजीशन के साथ, क्या उनका गवर्नर का जो पावर है या फिर पोजीशन है उससे क्या क्या इशूज है। पहला है डिले इन असेंट बिल, बिल को जो असेंट देना है उसमें ये डिले करते हैं। गवर्नर समटाइम्स रिजर्व बिल फॉर अनलिमिटेड पीरियड एंड इट हैम्पर द मैंडेट ऑफ पीपल्स एंड हेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट टेक डिसीजन। तो देखो ये बहुत देर के लिए, अगर अनलिमिटेड पीरियड मतलब काफ़ी देर के लिए अगर मान लो बिल को असेंट नहीं देते हैं, डिले कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंडेट ऑफ पीपल्स है। मैंडेट ऑफ पीपल्स का मतलब क्या होता है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर असेंबली के साथ जो सीएम बना है, सीएम किसके कारण बनता है, मैंडेट ऑफ पीपल, पीपल के मैंडेट के कारण ही बनता है, तो कहीं ना कहीं उसको आप हैम्पर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल है ना, वो जो रिकमेंडेशन होता है ना उसका मिसयूज करते हैं, मतलब वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्टेट मशीनरी फेल हो गया, और ये स्टेट मशीनरी फेल कैसे हुआ ये जस्टिफिकेशन उनको नहीं देना है, लेकिन ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, स्टेट मशीनरी फेल हो गया, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। उसके साथ साथ मेनली ये कब होता है, जब भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो गवर्नमेंट जो है ना अलग अलग पार्टी फॉर्म करती है, तब ये ज्यादा होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इवन कंसल्टेड व्हाइल द मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम होता है, सीएम को कंसल्टेंट ही नहीं किया जाता जब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो भी फेडरलिज्म फीचर्स है ना वो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कभी भी रिमूव किया जा सकता है। एंड नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म भी नहीं होता ऑफिस का, ठीक है। द मास चेंजिंग ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट व्हेन एवर न्यू गवर्नमेंट कम्स पावर एट द सेंटर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मान लो कोई नया गवर्नमेंट बन गया, मान लो अभी बीजेपी था, कल को जाके कांग्रेस बन जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द गवर्नर को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नर जो होता है ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हो कि गवर्नर कहीं ना कहीं रिपोर्ट देता है सेंटर को, और वो भी रिपोर्ट देता है कि स्टेट कैसे रन कर रहा है, ठीक है। तो उनका एक ऑथोरिटी होता है, इनका एक मैन होता है, मैन इन द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे आप कह सकते हो। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही कांग्रेस बनेगा ना, तो जो भी अभी जो गवर्नर है वो किसके माइंडसेट, अभी ऑब्वियस सी बात है उनको कौन अपॉइंट किया है, बीजेपी अपॉइंट किया, आसान भाषा में समझो। तो जब बीजेपी अपॉइंट किया है तो कांग्रेस नहीं चाहेगा ना कि वो गवर्नर है, गवर्नर को चेंज कर देगा, तो ऐसा होता है, मास लेवल पे चेंज कर दिया जाता है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है ना ट्राई टू इन्वॉल्व डे टू डे एक्टिविटी इन गवर्नमेंट। ये लोग चाह रहे थे कि मतलब ये लोग बहुत बार ऐसा ट्राई किए हैं कि गवर्नमेंट का डे टू डे एक्टिविटीज है ना इसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगे, खासकर एलजी ऑफ दिल्ली, रिसेंट केस है, ठीक है। उसके साथ साथ जब अरविंद केजरीवाल जी का सरकार था, और वेस्ट बंगाल में भी जब भी वेस्ट बंगाल के साथ सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वहाँ का गवर्नर कौन है, कहीं ना कहीं गवर्नर वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर है, तो वो कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाइस चांसलर हिज डिस्क्रिशनरी, और ये भी कहीं ना कहीं देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास एजुकेशन का पावर होता है, क्योंकि एजुकेशन वर्ड जो है ना, एजुकेशन सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट है, ये सेंट्रल के साथ साथ स्टेट के पास भी पावर होता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट का पावर आप छीन के आप ऐसे पर्सन के हाथ में दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं पीपल्स के मैंडेट से नहीं आया है, तो ये एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है। गवर्नर एज ए चांसलर कंट्राडिक्ट टू हिज पोजीशन, तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो क्वेश्चंस आपका बन सकता है, तो हमने चाहा कि गवर्नर को एक होलिस्टिक वे में कवर करा के इस टॉपिक को भी क्लियर कर दे। तो देखो पोजीशन ऑफ गवर्नर बिकम टूल्स नाउ डेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरफेयरिंग इन यूनिवर्सिटी अफेयर। अब देखो गवर्नर किसका आदमी है, गवर्नर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। एजुकेशन कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, सो द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज सुपीरियर देन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब इस केस में अगर आप कहीं ना कहीं चांसलर बना दियो स्टेट यूनिवर्सिटी का आप चांसलर बना दियो, एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो आप पोजीशन ऑफ गवर्नर को सुपीरियर दिखा रहे हो इलेक्टेड गवर्नमेंट से, तो ये एक इशूज है, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी व्हेन एक्ट एज अ डिस्क्रिशनरी कैपेसिटी ऑफ द चांसलर। देखो गवर्नर कहीं ना कहीं क्या करता है, अंडरमाइन करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ, डेमोक्रेटिक का जो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना गवर्नर का, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता है उसके, और स्टेट ऑटोनॉमी को भी अंडरमाइन वो करते हैं जब वो अपनी कैपेसिटी में चांसलर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को वो हल्के में लेते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं उनके पावर को एज ए चांसलर, ठीक है। सेंट्रल अपॉइंट गवर्नर, अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, डायरेक्ट समझो ना, ऐसे
करता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसलिए कह रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है तो गवर्नर बनता है, जो गवर्नर है ना स्टेट रन यूनिवर्सिटी में अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी, जो फेडरल है ना, फेडरल फीचर्स है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अंडरमाइन करता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम नेक्स्ट देखें तो वेरियस कमीशन है, कुछ कमीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सरकारिया कमीशन, ये क्या रिकमेंड किए, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन एंड शुड बी बिलोंग्स टू आउटसाइड ऑफ स्टेट। इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नर जो है ना इमिनेंट पर्सन के साथ साथ उस स्टेट के आउटसाइड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेट के अगर कोई बिहार का है तो बिहार का ही गवर्नर बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है। तो कुछ कमीशन भी देखेंगे, कुछ केसेज भी देखेंगे इसमें, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग केसेज भी देखेंगे इसमें, ठीक है, उसको हम साथ में देख लेंगे, ठीक है। गवर्नर शुड बी डिटैच फिगर फ्रॉम पॉलिटिकल लिंक, उनका पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए। जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो उस समय ये देखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल है कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नर भी वही बन रहा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का मेंबर था। तो ये सब देखना है। रिकॉग्नाइज that the governor role as a chancellor is statutory and not constitutional। तो ये इंश्योर कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गवर्नर का जो रोल है ना वो कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी होना चाहिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, ठीक है। तो ये सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है। टेन्योर शुड बी गारंटी, टेन्योर को गारंटी करना चाहिए क्योंकि टेन्योर फिक्स नहीं है, 1 महीना भी हटा दिया जा सकता है। आफ्टर गवर्नर पोस्ट नॉट अलाउ फॉर एनी पोस्ट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। अब ऐसा होता है कि गवर्नर पोस्ट पे आप बैठ गए तो इनका रिकमेंडेशन है कि किसी भी पोस्ट के लिए आप अलाउ नहीं हो एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। सीएम एडवाइस वाइल अपॉइंटिंग, तो सीएम का एडवाइस बहुत जरूरी है जब भी आप गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो जो पुंची कमीशन वो क्या बोलता है, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट 5 साल इन्होंने बोला कितना होना चाहिए। गवर्नर शुड ओनली बी रिमूव वाया रिजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ही रिमूवल होना चाहिए, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव ना करे, एक प्रोसीजर इन्होंने बताया। उसके साथ इन्होंने रिमूवल का प्रोसीजर के साथ साथ अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी बताया। इन्होंने अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में क्या बोला कि अपॉइंटमेंट थ्रू द कमिटी इंक्लूड्स पीएम, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लोकसभा स्पीकर, कंसर्न स्टेट सीएम। तो इन्होंने बोला एक कमेटी बनाओ जिसके अंदर पीएम को रख दो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रख दो, लोकसभा स्पीकर को रख दो, कंसर्न स्टेट जिस स्टेट का गवर्नर उसका सीएम को रख लो, तब अपॉइंट करो। उसके साथ साथ इन्होंने रिमूवल के लिए भी उन्होंने बोला कि जैसे आप प्रेसिडेंट को हटा रहे हो वैसे ही गवर्नर का एक प्रोसीजर होना चाहिए रिमूवल का, ठीक है। प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ फॉर द गवर्नर टू टेक अ डिसीजन ऑन बिल, 6 महीना का एक डिसीजन बिल के ऊपर होना चाहिए कि 6 महीना में उनको एक्ट करना है, ठीक है। गवर्नर मस्ट फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रपोज अपॉइंटमेंट अनदर पर्सनालिटी फॉर चांसलर रोल। तो आप देखो इसमें क्या हुआ, चांसलर रोल के लिए आप जब चांसलर को पढ़ रहे हैं तो चांसलर रोल भी पुच्ची कमीशन ने क्या बोला, हम यही बता दे रहे हैं आपको कि गवर्नर को एक अलग से अपॉइंटमेंट करना चाहिए चांसलर के लिए, एक एकेडमिक बैकग्राउंड के आदमी को अपॉइंटमेंट करना चाहिए चांसलर के रोल के लिए, खुद इन्वॉल्व ना हो जाए, ये इस चीज को पुच्ची कमीशन बताता है, ठीक है। अब देखो रामेश्वर प्रसाद केस में कुछ केसेस देख लेते हैं। मोटिवेटेड एंड विम्सिकल कंडक्ट ऑफ द गवर्नर इन रिकमेंडिंग द पीआर रूल फॉल्स अंडर द, 2 बार फॉल्स होगा, अंडर द जुडिशियल। जो विम्सिकल मतलब होता है कि मनमाना, संकी अगर कोई गवर्नर है उनका हरकतें ऐसा है कि वो प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड ऐसा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कह देने कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाओ, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन ये केस क्या बोलता है कि अगर उनका जो रिपोर्ट है ना वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, हम उसको रिव्यू करेंगे क्या वो रिपोर्ट सही है कि नहीं सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीपल्स के मैंडेट से आया है और आप सीधा उसके मैंडेट्स को दखल अंदाज कर रहे हो सिंपल एक रिपोर्ट से, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना। एम.के. वेंकटाचलैया कमीशन जो है ना ये बोले हैं कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए गवर्नर के पोजीशन, जो भी गवर्नर होंगे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन द गवर्नर एंड फर्दर सजेस्ट अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ चांसलर फंक्शन। इन्होंने दोनों बात बोला, गवर्नर पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए और क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए चांसलर एज ए फंक्शन, उनका जो चांसलर का फंक्शन होगा क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। राजमन्नर कमेटी ने क्या बोला, एडवोकेट दैट द गवर्नर इवन इन स्टैट्यूटरी रोल्स लाइक चांसलर मस्ट बी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो एक तो गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल चांसलर प्ले करते, लेकिन उन्होंने बोला कि एज ए स्टैट्यूटरी रोल भी उनको एडवाइस जो लेना है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही उनको एक्ट करना है, ठीक है, हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम हेडेड, ऐसे ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करो। इनका रिकमेंडेशन था राजमन्नर कमेटी का, ठीक है। एसआर बोमई केस ये भी इंपॉर्टेंट है।
प्रेसिडेंट रूल इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल अंडर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जो भी गवर्नर का रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का आना चाहिए। जुडिशियल उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा ये जो रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं सही है। ओनली यूज इन इमरजेंसी एंड एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस, दो ही सिचुएशन में यूज होना चाहिए। टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स मेजोरिटी शुड बी डन इन द असेंबली नॉट बाय द गवर्नर। अब देखो जो गवर्नमेंट का मेजोरिटी है ना वो कहीं ना कहीं गवर्नर डिसाइड कर लेता है, लेकिन वो ऐसे डिसाइड नहीं होगा, वो डिस्क्रिशनरी उनका नहीं होना चाहिए, वो गवर्नर का नहीं होना चाहिए, वो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पता चल जाएगा कौन बनाने का है कि नहीं। अब ये आपका इंट्रो कंक्लूजन हो गया, जो चीज़ें हैं हमने लिख दिया, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा अभी एक बैच चल रहा है परिश्रम बैच, जिसमें प्री प्लस मेंस बैच चला। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक आप मेंस को रेगुलर करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ोगे ना, आपका एग्जाम क्रैक करने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। इस बात को समझो। जो भी 71 देखिए 26 जनवरी का न्यूज है, अब कोई नहीं कवर करा रहा, लेकिन कैसे ये डायरेक्ट पूछ देगा, ऐसे ही क्वेश्चंस लगा देगा, ऐसे पूछ देगा, तो आप क्या ही लिखोगे। तो आपको पता होना चाहिए टॉपिक को, होलिस्टिक वे में हम कवर करा रहे हैं। जो हमारा परिश्रम बैच है, आपको सिर्फ 4875 में प्री प्लस मेंस मिल जाएगा, रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स, GS1 GS2 एक होलिस्टिक वे में, एक आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ तो हम एक ही कंक्लूजन दिए, 2-2 3-3 कंक्लूजन, 4-4 इंट्रोडक्शन देते हैं, सो दैट आपका यूनिक हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ आपका प्री अच्छा है, अगर आपको सिर्फ मेंस बैच लेना है तो 4125 में मिल जाएगा। 26 तारीख को ये बैच लॉन्च हो जाएगा, 3 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स जो प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सिर्फ हमको प्रीलिम्स ही पढ़ना है, मेंस का बाद में देखेंगे, तो 1500 में मिल जाएगा। 2500 का ये है कोर्स, हम सिर्फ 1500 में दे रहे हैं और ये 40% ऑफ मिल रहा है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी बैच से रिलेटेड कॉल करना है, फ्री टू कॉल अस 9310281920, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं ही बात करूंगा आपसे। ठीक है, और हमारा इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, जिसमें हम लोग प्राइवेटली हर बच्चे से डील करते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। इसमें ये बैच आपको अकाउंटेबल बनाए, क्योंकि जो भी क्लासेस हम लेते हैं वहाँ पे टेलीग्राम में आपको अपलोड करना होता है, आपको भेजना होता है आपके नोट्स, सो दैट कि आपको शाम तक कंप्लीट कर देना है, रात तक कंप्लीट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अकाउंटेबिलिटी फील होगा। इसमें प्योर GS1 GS2 पूरा का पूरा GS1 GS2 है। एक बहुत तरीके में हम कोई टॉपिक नहीं छोड़े, हम एक एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग पीपल्स जो यहाँ पे आएंगे वो खुश होकर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो परिश्रम बैच है, सक्सेसफुल बैच है, बहुत अच्छे तरीके से हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड आपको बात करना है तो आप बता सकते हैं, आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है इससे आप ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।